नारी को यह माना गया है कि एक स्त्री अगर कोई उत्पाद प्रयोग करती है तो उसकी देखा देखी 10 स्त्रियां और फिर आगे 100 स्त्रियां प्रयोग करेंगी। इसके अलावा घरों में जो महिलाएं रहती हैं उनका नियंत्रण परिवार पर सर्वाधिक होता है। यदि मैं एक विज्ञापन की बात करूं, उस विज्ञापन में मैं दिखाऊं कि घर की एक स्त्री बर्तन धो रही है और बर्तन धोते हुए पसीना पोंछ रही है, तभी अचानक उसका पति एक मशीन लेकर के आता है और कहता है, हे प्राण प्रिय, छोड़ो ये चौका चूल्हा, आज लाया हूं तुम्हारे लिए डिश वॉशर और इसमें बर्तन डालो, जूठे बर्तन धुल के निकलेंगे चकाचक। अगर इस तरह से मनोहारी और मधुर वाणी में उसका पति बात करते हुए उसको एक मशीन उपहार में देता है जिसमें बर्तन अपने आप धुल जाएं, स्वाभाविक है कि यह विज्ञापन देख करके अधिकांश नारियां अपने पति से मांग करेंगी कि मुझे इस बार सालगिरह पर यह मशीन भेंट करो जो हमारा काम आसान करे। ठीक है, देखिए आपको सबसे बड़ी बात है, शांत शांत। जैसे मैंने बोला आपको हंसी आई, इसका मतलब आपको रुचि, मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप जब भी लिखेंगे तो आपका ध्यान रहेगा कि मेरा जो पाठक है, जो मैं लिख के दे रहा हूं या दे रही हूं, उसको रुचि के साथ पढ़े। और जब वह पढ़ेगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो नंबर नहीं देगा। स्वाभाविक है फिर बर्तन धोने वाली मशीन की मांग बढ़ जाएगी। और उपभोक्तावादी संस्कृति में यही तो है। इसके अलावा किसी ने कह दिया, जो बीबी से करे प्यार वह प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। अब भाई इसमें विवाहित लोगों को दिखाना है कि हम अपनी पत्नी से सचमुच प्यार करते हैं। और इसके लिए यहां तक हमने बताया कि क्यों विज्ञापन में नारी का प्रयोग किया जाता है। चूंकि नारी घर की मालकिन है और वह जो कहेगी वही होगा 90% मामलों में। और अगर उसके आराम की वस्तु उसके हाथों प्रदर्शित की जाए तो उसकी मांग बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है? इसलिए महिला का प्रयोग होता है। तो आप उसकी हेडिंग देंगे कि विज्ञापनों में महिलाओं का प्रयोग क्यों। ठीक है, अब आते हैं विज्ञापनों में महिलाओं का स्वरूप। बाजारवाद में आवश्यक नहीं कि हर अच्छे स्वरूप में ही महिलाओं को प्रदर्शित किया जाए। आवश्यक नहीं हर अच्छे रूप में ही महिलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और विज्ञापन का एक सशक्त माध्यम टेलीविजन पर प्रसारित हो रहे नियमित, वो क्या बोलते हैं उसको, सीरियल, टीवी सीरियल, सोप ओपेरा बोलते हैं, हैं? डेली शो, जो भी है, डेली आप सोप। सीरियल धारावाहिक लिख दीजिए, धारावाहिक है। और धारावाहिकों में जब से उसकी कलाकारें, मतलब उसकी जो महिला कलाकार हैं, वह रंगीन कपड़े पहनने लगी, डिजाइनर कपड़े पहनने लगी, तो बाजार में महिलाएं जाकर दुकानदार को बोलती हैं कि फलाने सीरियल वाली साड़ी दिखाओ। है कुछ एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बाजार जाता हूं तो लोग बोलती हैं, लड़कियां आकर के बोलती हैं। अब जैसे मैंने एक बार दुकान में देखा, एक मैडम आई, बोली लक्ष्मीपति की साड़ी देना है। फिर एक आई, बोली सास भी कभी बहू का कलाकार थी, उसका नाम लेकर के, है, हाँ जो भी है, तो उसकी साड़ी दिखाना। इसका मतलब है यहां तक तो ठीक है साड़ी में। उसके बाद महिला को आराम देने के लिए जो प्रसूता महिलाएं हैं जिनके बच्चे हुए हों, उनको आराम देने के लिए बेबी फूड प्रोड्यूस कर दिया गया है कि अब महिला को बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। और विज्ञापन में दिखाया गया कि महिला अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका फिगर खराब हो जाएगा और उसके लिए बेबी फूड दिया गया। यह सबसे बड़ा नकारात्मक प्रयोग है, क्योंकि उससे महिला की बच्चे से आत्मीयता समाप्त हो जाती है। कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां आने की संभावना रहती है। कई विज्ञापन मैंने ऐसे देखा कि महिलाओं को, इस तरफ से आइए, कम डाउन लेफ्ट साइड से, महिलाओं को, कई बार हमने यह देखा है कि महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में विज्ञापनों में प्रयुक्त किया जाता है। खोल दीजिए, बस खोल दीजिए। विज्ञापनों में महिलाओं को अर्धनग्न अवस्था में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अर्धनग्न, देखिए नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उस नारी को उपभोग की वस्तु बना करके, देखिए भैया का दांत टूटने से बचा, घुसिए जल्दी, टेढ़ा हो गए, ठीक है, तो अगर उसी महिला को अर्धनग्न अवस्था में बाजार की वस्तु बना करके प्रस्तुत किया जाए, यह बहुत खराब है। यह जो खराब वाली चीज है, इसका प्रचलन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। नशे की वस्तुओं में, शराब में महिलाओं का प्रयोग हो रहा है, वह एक तरह से बहुत गलत संदेश देता है। नहीं, उधर ही बैठो। ठीक है, नारी के स्वाभाविक स्वरूप को अच्छे स्वरूप में प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी बात है। नारी की सुविधा के लिए बनाए गए उत्पादों में नारी का प्रदर्शन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नारी को सहजता होगी ऐसे उत्पाद का प्रयोग करके, इसलिए ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन अच्छी बात है। लेकिन अगर नारी के नग्न स्वरूप को प्रदर्शित किया जाए, जो कई बार किया जा रहा है, और उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वो किसी न किसी रूप में नारी के प्रकृति से खिलवाड़ है, नारी का अपमान है। फिर से हम अंत में समापन की ओर ले जाएंगे। बाकी आप लोग कुछ विज्ञापनों का नाम लिख दीजिएगा जिसको देख करके काफी प्रसिद्ध हुआ है, जैसे आया नया उजाला, 4 चौके वाला, जो भी है इस तरह का। फिर पहले एक विज्ञापन आता था सर्फ का, सुनिए, सर्फ का देखिए हैं, सर्फ का विज्ञापन आता था, कविता चौधरी जी उसका विज्ञापन करती थी। और आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में लोग जाकर के यह नहीं कहते वॉशिंग पाउडर दो, लोग कहते हैं सर्फ दो। विज्ञापन में यह दिखाया गया कोलगेट, और आज के युग में दंत मंजन बहुत ब्रांड हैं, भले ही आप जाकर के किसी और ब्रांड का खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप जोड़ देते हैं, मतलब कोलगेट पर्याय हो गया दंत मंजन का, आप जाके कहते हैं पतंजलि का कोलगेट दो। यह विज्ञापनों का ही प्रभाव है, विज्ञापन का यह प्रभाव है। बोला किसी ने ठंडा मतलब, जो भी बोला, ठंडा मतलब कोका कोला। अब व्यक्ति बाजार में जाकर के ठंडा मांगेगा, और ऐसे विज्ञापनों में नारी का भरपूर प्रयोग किया गया है। ठीक है, और समापन की ओर हम बढ़ते हुए लिखेंगे कि यह किसी भी स्वरूप में अपमानजनक स्थिति में नारी की प्रस्तुति बहुत ही खराब है, और इसके लिए स्वयं नारी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जिसका अपमान किया जा रहा है वह अगर विरोध न करे, तो आज के युग में लोग बहुत ऐसे पड़े हुए हैं लाभ उठाने वाले, तो नारी को स्वयं आकर के ऐसे अर्धनग्न अवस्था वाले चित्र या विज्ञापन पर रोक की मांग करनी होगी, ऐसे विज्ञापनों से दूर रहना होगा, जो अच्छे हैं उसका स्वागत करना होगा। बस ये लिख के समाप्त करना है। क्योंकि किसी बच्चे ने पूछा है, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे की आवाज निकली है, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण आलेख हो सकता है। तो आप सभी लोग इसके ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। मैंने कीवर्ड्स दे दिया आपको, अब इसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे। बाकी अंजना जी, आपने कहा आपका प्रथम ये था, सत्र था, समझ पाई निबंध लेखन में और स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या अंतर है? जी सर, पर ठीक है, सर मुझे सभी वो लोग अटेंडेंस टाइपिंग कर दीजिए। करना नहीं आता है। क्या नहीं आता है? टाइप सर, यहाँ मतलब टाइपिंग करना है और नोटबुक लिखना, वो मैं समझ नहीं पाई। नहीं नहीं, अगर आप मान लीजिए क्लास 10th में पढ़ती थी तो कैसे लिखती थी? इस नोटबुक पे। नोटबुक में लिखना है इसको, नोटबुक पे लिखना है इसको। ठीक है, चलिए। हाँ। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, अगले पड़ाव पर हम लोग चलते हैं। हमने अभी तक संज्ञा और सर्वनाम में पढ़ा अंतर, संज्ञा सर्वनाम पर बात हो गई थी। देखिए एक चीज और, हाँ बता देंगे, बता देंगे, वहां लिखो बैच 2 और सभी लिख। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी जो लड़ाई चल रही है, अभी की लड़ाई कांटे की लड़ाई है। अंग्रेजी में अगर कहें तो कट थ्रोट कंपटीशन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कट थ्रोट कंपटीशन। और इसके लिए हिंदी में जो उपयुक्त शब्द है उसे कहा जाता है कांटे की लड़ाई या कांटे की टक्कर। ठीक है, आज के समय में यदि आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में सफल होना है, तो आपके पास एकमात्र हथियार है, आप हिंदी में कम से कम 87 नंबर लाएं। अभी पिछले 2 सालों का ट्रेंड आप देखेंगे, तो 2 सालों के ट्रेंड में SC ST OBC हर कैटेगरी का
किसी का भी 80 से कम जिसका है उसको नहीं लिया गया है। पेपर 1 में 100 ले आएंगे अंग्रेजी में। अगर आपका हिंदी वाले अंश में 87 से कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे पेपर 2 में 200 ले आए। और ऐसी घटनाएं मैंने खूब देखा है। तो यह टॉप सीक्रेट बात है, या खुला क्या बोलते हैं उसको, खुला सच क्या बोलते हैं उसको, खुला रहस्य कुछ इस तरह बोलते हैं। यह एक मात्र ऐसा रहस्य है, अगर आप उस पर काबू कर लेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मान लीजिए आपको 87 नंबर हिंदी में मिला और 80 नंबर आप अंग्रेजी में ले आए, या 65 मान लेते हैं। 65 अगर आया तो इसका मतलब है आपका लगभग 8 5 13 140 के आसपास आ गया, पेपर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर 130 तक आपका पेपर 2 में आ गया तो आप क्वालिफाइड हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आपका यह संकल्प होना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पर भी हम फोकस करें। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग बैंकिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन के जाना चाहते हैं, तो आपको जीत दिलाएगी हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग एक दिन में आप नहीं उसमें मास्टर बन पाएंगे, क्योंकि पिछले 7 महीने से हिंदी टाइपिंग करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और लगन नहीं है आपके जैसे ही, अरे कर लेंगे ना, लगन नहीं है तो मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है। ठीक है। तो मैं तो चल जाऊंगा, नौकरी में हूं, मेरी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्पीड नहीं बनेगा तो जब आपको अनुवाद करने के लिए दिया जाता है ना, उसमें आईबीपीएस एसओ में 2 तरह का अनुवाद आता है। एक वन लाइनर आता है जिसमें आपको ऑप्शन देना रहता है 1 2 3 जो चुन लिया। दूसरा रहता है आपको अनुवाद के लिए पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको अनुवाद करना है। तो वहां आपके लिए कठिनाई क्या होगी, सिर्फ टाइप करना हो देख करके तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको सोचना भी है। जैसे एक लाइन आपको दिया गया है तो उस लाइन को आपको पहले हिंदी में तो अंग्रेजी में सोचना है, या अंग्रेजी में तो हिंदी में सोचना है, सोचने के बाद टाइप करना है। तो आपको जस्ट ट्रिपल समय लगेगा। अगर 10 लाइन टाइप करने में आप 10 मिनट लगाते हैं तो 10 लाइन के अनुवाद में आपको 40 मिनट से ज्यादा लगेगा। यह कठिनाई तभी दूर होगी जब आप आज से डे 1 से टाइपिंग करके अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। आप में से जो भी टाइपिंग नहीं जानता है वह अभ्यास अभी से शुरू कर दे, जो जानता है वह अपना अभ्यास बढ़ा ले। ठीक है। क्योंकि अगर मैंने देखा है 3 बार से वो लड़की पास करते आ रही है, टॉप जा रही है, मतलब क्वालिफाइंग पेपर टॉपर रही है, और पेपर 2 में अच्छे नंबर लाई है, लेकिन वो बेचारी जब फेल हो गई तो मैंने पूछा कहाँ रह गई बोलो, तो पता चला कि उसका वो जो ट्रांसलेशन वाला जो ये है पार्ट है उसमें वो मार खाई है। इंग्लिश वाला फिर भी हो जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश में टाइप कर ले रही है, लेकिन जब इंग्लिश से हिंदी में आना पड़ रहा है ना, वहां वो बेचारी मार खा जा रही है। अब आप सोच लीजिए इंटरव्यू में अच्छा नंबर होने के बावजूद ये दशा हो रहा है। तो आप लोग यह गलती न दोहराएं, अभी समय है 2 3 महीना। आप यह ना सोचें कि मैं जीएसटी के लिए जा रही हूं, मुझे टाइपिंग नहीं चाहिए, नहीं। नौकरी में जाने के बाद टाइपिंग का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको टाइपिस्ट नहीं मिलेगा अलग से। तो अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप अपना काम वहां कर लेंगे, नहीं तो दूसरे के भरोसे रहेंगे और हर आदमी 4 बात सुनाएगा। तो इन दोनों मैटर को सीरियसली लीजिए और इस पर आप लोग मंथन आज से शुरू कर दीजिए। अगर घर में नहीं है टाइपराइटर, कंप्यूटर नहीं है, तो पड़ोस में कोई साइबर कैफे होगा, 10 रुपया घंटा साइबर वाले लेते हैं। मोबाइल से भी लगा के कर सकते हैं, कुछ है उसका सॉफ्टवेयर है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर दिक्कत है तो अगर सुलभ हो तो आप जहां से भी मन करे वहां से कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे आज के हिंदी की चर्चा में। हिंदी व्याकरण में मैंने आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम बता दिया था। अब इस बच्ची ने हमसे पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम पूछी हो। अब इस बच्ची ने मुझसे पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगर बात करूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इसके लिए। पुरुष का मतलब महिलाएं भी इसमें शामिल है, मतलब पुरुष को इंगित करने वाले जो शब्द हैं, पुरुष को इंगित करने वाले क्या शब्द हैं, यह, वह, ये, वे। तुम, आप, तुम, आप, बस मैं तुम आप, ये पुरुष को इंगित करने वाले। जैसे मान लीजिए
एक वाक्य में मैं लिखता हूं कि राम की बहन ब्याही गई, राम की बहन ब्याही गई, ये पहला वाक्य है। इसमें फिर वह ब्याह कर ससुराल चली गई, उसने ससुराल जाते ही अपनी सासू माँ का पैर छुआ और विश्राम के लिए चली गई। अब देखिए, एक में मैंने किया वह, किसके लिए? राम की बहन के लिए वह का प्रयोग किया। दूसरे वाक्य में मैंने उसने किया। तो ये जो शब्द मैंने प्रयोग किया ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, क्योंकि किसी पुरुष, किसी जीवित या किसी वस्तु जो नाम हो उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को अगर हम विभाजित करें तो अंग्रेजी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और लालू जी थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह से हिंदी व्याकरण में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कुछ नहीं है, फर्स्ट पर्सन ही है। ठीक है, उत्तम पुरुष। उसके बाद कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया, पी नहीं ले रहा है। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है अन्य पुरुष। अब इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसा समझिए कि तीन लोग हम लोग खड़े हैं। मान लीजिए मैं, अनामिका और राधा, तीन लोग खड़े हैं। मैं बोला, मतलब जो व्यक्ति बात कर रहा है पहला, मैंने अनामिका से कहा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा आवाज बंद कर दीजिएगा, फर्स्ट स्विच, सबसे टॉप का, उधर का फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, तो मान लीजिए मैं अनामिका से मुखातिब हूं और अनामिका से कह रहा हूं, अनामिका वह राधा आ रही है, या देखो राधा आ रही है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है वह होता है उत्तम पुरुष, जैसे अंग्रेजी में आई होता है। आई मतलब मैं का बहुवचन रूप हम होता है, यह उत्तम पुरुष आएगा, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष में अगर मैं अनामिका से बात कर रहा हूं तो अनामिका को मैं क्या कह के संबोधित करूंगा? पहली बार नाम लिया, दूसरी बार तुम कहूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं, अनामिका अगर मुझसे बहुत घनिष्ठ है या अनामिका मुझसे बहुत छोटी है तो मैं तू कहूंगा। जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ, तो वहां तू का प्रयोग करते हैं। माता पिता के लिए लोग अक्सर पिता को सम्मान नहीं करते, इसलिए आप करते हैं, मतलब प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते इसलिए आप कहते हैं। और मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं तो तू कहते हैं, तू बड़ी भोली है, तू बड़ी सुंदर है। तू का इस्तेमाल मैंने कहा ना कि सिर्फ माँ के लिए करते हैं, पिता को सम्मान देते हैं, इसलिए पिता को आप कहते हैं। पिता को तू कह दीजिए, पिता पटक के मारेगा, पिता का अहंकार सामने आ जाएगा। ठीक है, तू और तुम जो है ये दो शब्द आपका, ये टाइपिंग मिस्टेक है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तू और तुम जो शब्द है ये दो शब्द आपके किस में आ जाएंगे? मध्यम पुरुष। कुछ लोग इसको तुम्हारा भी मान लेते हैं, हालांकि तुम्हारा विशेषण रूप में चला जाता है। और उसके बाद अन्य पुरुष में बाकी तीसरा जो कुछ भी हो। उत्तम पुरुष, मैं बताया ना, टाइपिंग पे मत ध्यान दीजिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों पे मत जाइए। ठीक है, ये मध्यम गलत जगह टाइप कर दिया। हाँ, बोलिए, बोलो। नाम के बदले आने वाला शब्द, सर्वनाम का मतलब होता है किसी नाम के बदले। जैसे मान लो तुम अनामिका हो, तुम अनामिका हो, तो मैंने क्या किया? तुम यहाँ आओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम सभी लोग साइन कर दिए। हाँ, हाँ, उसका भाई, वह और उसका, ये अटेंडेंस आप लोग कर दीजिए। उसका जो शब्द है, उसका जो शब्द है वही तो हो गया पुरुष। कौन सा पुरुष है? हाँ, पुरुषवाचक है और ये अन्य पुरुष में आएगा। आप किससे कह रहे हैं उसका भाई? मान लिया आप हमें से कह रही हैं, ए सुनो, इन्होंने एक वाक्य दिया, इनका कहना उसका भाई क्या है? उसका भाई नौकरी करता है। तो ये किससे कह रही हैं ये बात? ये उसका भाई नौकरी करता है हमसे कह रही हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष वो हो गई, मैं मध्यम पुरुष, तो उसका क्या हो गया? अन्य में आएगा ना, अन्य पुरुष में आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। समझ गई? आगे बढ़े हम लोग। चूंकि सबसे छोटा जो चैप्टर है आज की तारीख में, हाँ,
जानवर को भी बहुत प्रेम करते हैं हम लोग, कुत्ता टॉमी रखते हैं हम लोग। टॉमी को किस नाम से बुलाते हैं? टॉमी आ जाओ गोदी में उठा लेते हैं, भले अपने बच्चे को ना उठाएं। इसमें खोजो तो तत्सम, ये उपसर्ग प्रत्यय। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हम आज उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ अंश की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय, ये हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय, इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक उपसर्ग की बात आती है, उप का मतलब पहले। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में कहीं गए होंगे ना, हिंदी पढ़े हैं आप सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूं उप निदेशक, ये एक पद नाम है उप निदेशक। इसके बाद अगला जो होता है वह प्रमोशन निदेशक होता है। चीफ वाला नहीं, चीफ में बाद में जाएंगे। सबसे पहले उप होता है, उसके बाद उप हट जाता है निदेशक, मतलब निदेशक के पहले का पद। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, निदेशक के पहले का। हाँ, उसके बाद एक और शब्द होता है उपायुक्त। उप आयुक्त, कोई खटखटा रहा है क्या? उसके बाद आता है आयुक्त। मतलब छोटा पद कौन सा है दोनों में? उप आयुक्त। इसका मतलब है पहले आया, आयुक्त के पहले आया। तो इसका यही स्पष्ट अर्थ है कि जब हम उपसर्ग की बात करते हैं, सर्ग का मतलब होता है खंड। जैसे किसी भी वाक्य का जो खंड होता है उसको सर्ग कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य के खंड के पहले जो लगा हुआ शब्द है वह उपसर्ग कहलाता है। वाक्य नहीं, सॉरी, शब्द के पहले, शब्द के पहले आने वाला शब्द उपसर्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। स्पष्ट है ना, या रुकना पड़ेगा? इसी तरह से अगर हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं, प्रति और अय, प्रति और अय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ प्रति मतलब वन नहीं होगा, प्रति मतलब प्रतिगामी, प्रतिलोम, इस तरह का शब्द है, मतलब जो बाद में आता है। अय मतलब साथ चलना, प्रति मतलब बाद में, मतलब मेरे पीछे चल। ठीक है, और जो पीछे चलेगा किसी शब्द के, जो बाद में लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब है ये शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय का अर्थ समझ गए आप लोग? आपको दिया जाता है, जो प्रश्न दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि वाक्य में प्रत्यय पहचानिए या उपसर्ग